अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.2 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है मैं इंशाल्लाह आज आपको समझाऊँगा, और साथ ही साथ जो है वो हमें जो यहाँ पर थ्योरम दिया हुआ है, ये जो हमें थ्योरम दिया हुआ है 11.1.3, तो ये थ्योरम भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। तो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं आपको कहूँगा कि वीडियो पूरी देखिएगा, और इसमें जो है मैं एंगल्स और ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगा कि एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, राइट ट्रायंगल क्या होता है। क्योंकि बच्चों को जो है वो ट्रायंगल को जो है वो अलग अलग करने में मुश्किल हो रही होती है, उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल होती है, तो वो एंगल्स की वजह से हो रही होती है। अक्सर जो है वो बच्चे समझते हैं कि राइट ट्रायंगल और एक्यूट ट्रायंगल सेम होते हैं, तो ऐसा नहीं है, अलग अलग होते हैं। दोनों ट्रायंगल तो होते हैं लेकिन फ़र्क होता है। तो सबसे पहले जो है वो थ्योरम 11.1.3 कर लेते हैं, उसके बाद जो 3 सवाल दिए मैं वो कर लेंगे। आसान है और जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नोट्स 4 बन गए हैं, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक। तो अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक नोट्स की फ़ीस हमने 100 रुपीज़ रखी है, इंशाल्लाह नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और ये थ्योरम अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है, जो मैं एक्सरसाइज में थ्योरम कराऊंगा। और यहाँ से तो ऐसे एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, तो टाइम आपका थोड़ा सेफ होगा। तो कहा जा रहा है कि यही इसका सवाल है, जो प्रूफ डेट है वही इसका सवाल है। तो कहा जा रहा है कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट। देखें, कॉन्करेंट भी पढ़ सकते हैं, कनकरेंट भी पढ़ सकते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा हुआ है, आप स्पेलिंग अगर देखें यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर दूँ तो CONCURRENT लिखा हुआ है। तो ये कनकरेंट लिखा हुआ है। कनकरेंट का मतलब होता है कि 3 लाइंस का एक पॉइंट पर आके मिलना। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको ट्राइंगल अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ट्राइंगल अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा, ABC। तो इस ABC ट्राइंगल के अंदर 3 बाइसेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। बाइसेक्टर्स क्या होते हैं कि जो किसी भी एंगल से निकलें और परपेंडिकुलरली सामने वाली साइड को काटें, और साथ ही साथ मिड पॉइंट पे भी काटते हैं। यानी परपेंडिकुलर तो काटेंगे लेकिन 2 हिस्सों में भी तोड़ देंगे लाइन को। तो ये पूछा जा रहा है कि कनकरेंट है, यानी ये तीनों के तीनों जो ट्राइंगल हैं, ये तीनों के तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे। तो उस पॉइंट को जो है वो हम कहेंगे कनकरेंट, यानी एक जगह पर मिलना। कनकरेंट का मतलब क्या है? तीनों पॉइंट का एक जगह पर मिलना। तो यही आपने प्रूफ करना है कि ये कनकरेंट है या नहीं है। तो ट्राइंगल आपको क्या गिवन है, यानी कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है आपको? ABC। अगर समझ लीजिए ये ट्राइंगल आपको नहीं दिया हुआ, तो आप अगर आप ड्रॉ करते तो क्या ड्रॉ करते? ABC, ठीक है। तो ABC आपका एक ट्राइंगल आ गया। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? हमने यही बताना है कि ये जो हमें राइट बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं ये कनकरेंट हैं। तो यही चीज़ आपने जो है वो प्रूफ करनी है। अच्छा, अब कनकरेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, और इसकी मज़ीद जो है वो एक्सप्लेनेशन भी मैं आगे जब वीडियो में पढ़ाऊँगा तो उसमें भी बताता रहूँगा, ठीक है। चलें, अब जो है वो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर राइट बाइसेक्टर मैंने आपको बता दिया कि वो लाइन जो किसी एंगल से निकले और परपेंडिकुलर कट करे किसी साइड को, ये ब्लू लाइन एक राइट बाइसेक्टर है। एंगल ए से परपेंडिकुलरली निकली हुई है, ठीक है। एंगल ए से निकलती है और परपेंडिकुलर कट करती है BC को, यानी एंगल जो है वो 90 का बन रहा है। अगर यहाँ मैं एंगल ड्रॉ करूँ तो ये एक 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि NOMO द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि ड्रॉ करें NOMO, यानी राइट बाइसेक्टर्स तो बने हुए थे, तो M और O यानी ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये राइट बाइसेक्टर्स हैं। ये P यहाँ बनाया हुआ है, चाहे तो यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि AB। अच्छा, द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB AC पॉइंट मीटिंग इन O। अच्छा, कह रहे हैं कि A और B, A और C, ठीक है, A और B है और A और C है। अच्छा, A से जो राइट बाइसेक्टर निकल रहा है वो O पर मिल रहा है, यानी आपको देख रहा होगा कि ये एक यहाँ पर A है, ये निकल कर आ रहा है और O पर मिल रहा है, यानी जहाँ पर आपस में दो चीज़ें मिलती हैं। तो तीनों लाइंस में एक ही चीज़ है, यानी एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तीनों लाइन मिल रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों लाइंस O के अलावा कहीं और मिल रही है, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ O के पॉइंट पे ही तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं,
ठीक है, इंटरसेक्ट यानी मिलना, ठीक है, और कनक्रुएंट है। अब ये आप देख के तो बता सकते हैं कि वाकई तीनों लाइन इस पॉइंट पे मिल रही है, लेकिन ये हमें थ्योरम लिख के प्रूफ करके दिखाना होगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्रॉ OP, OA, OC, OB, OC, यानी O से लेकर आपने B तक का एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, O से लेकर C तक के लिए लाइन ड्रॉ कर देनी है, O से लेकर A तक, यानी सिर्फ एक ट्रायंगल था आपके पास और O का पॉइंट था, और फिर आपने O से लेके B ड्रॉ कर दिया, O से लेके C एक लाइन ड्रॉ कर दी, O से लेके A ड्रॉ कर दी, और O से लेके P भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, और O से लेके M और O से लेकर N। तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, सिर्फ O का पॉइंट आपको दिया हुआ था, ठीक है। चलें, तो अब कहते हैं कि NO, यानी ये जो NO है इस राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो देखते हैं वाकई ऐसा है या नहीं है। यानी A और B आपके पास एक साइड होगी, A और B ये साइड है, और N और O और N या NO, तो वाकई ही NO जो है वो राइट बाइसेक्टर है AB का, यानी A और B को जो है वो परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। परपेंडिकुलर कट करना यानी यहाँ 90 का एंगल बन रहा होगा, ठीक है, इधर 90 का। तो वाकई ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे देखें क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि AO जो है आपके पास वो कॉन्ग्रुएंट होगी OB के, यानी ये AO जो आपको नज़र आ रही है AO कॉन्ग्रुएंट है OB के। यानी क्या बात की जा रही है कि जितना डिस्टेंस O से लेकर A तक का होगा उतना ही डिस्टेंस O से लेकर B तक का होगा। जितना डिस्टेंस O से लेकर A तक का होगा, आप स्केल लीजिए, एक रूलर लीजिए, एक कोई भी सेंटीमीटर का स्केल या मिलीमीटर का स्केल लीजिए, तो O से लेकर A तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए। जो डिस्टेंस O से लेकर A तक का आएगा वही O से लेकर B तक का भी आएगा। तो यानी सेम साइज़ की लाइन है और सेम शेप भी है कि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर लाइन से, ठीक है। इसी तरह से O से लेकर C तक का डिस्टेंस भी कॉन्ग्रुएंट होगा और O से लेकर A तक का डिस्टेंस भी। यहाँ देखें कि ये जो डिस्टेंस O से लेकर A तक का आ रहा है वही डिस्टेंस O से लेकर C तक का भी आएगा, और वही डिस्टेंस O से लेकर B तक का भी आएगा। अच्छा, अब देखें OA, AO दोनों में सेम है, तो आप क्या करें, कंपेयर कर दें। कंपेयर कैसे करें, यहाँ आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि A इक्वल टू B है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A इक्वल टू B है और B इक्वल टू C है, तो B से कंपेयर हो जाएगा, ठीक है, तो A इक्वल टू C आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी है, AO है कॉन्ग्रुएंट OB के, AO है कॉन्ग्रुएंट OC के, तो AO सेम आ गया, ठीक है। तो OB कॉन्ग्रुएंट है OC के, तो ईच इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं कि P जो है वो हमारे पास P जो है वो मिड पॉइंट है BC का। अब देखते हैं वाकई ऐसा है या नहीं है। तो P ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा फोकस बना देता हूँ इस पर। तो P ये आपको नज़र आ रहा होगा, BC आपके पास लाइन है। अच्छा, आप लोग अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं, मैं यहाँ पे फिर आपके लिए एक बार ड्रॉ करता हूँ इस चीज़ को कि आप ये अच्छी तरीके से, मैंने आपको ये बात बता दी थी पहले भी कि जब कोई लाइन परपेंडिकुलरली कट करती है किसी दूसरी साइड को तो वो बराबर दो हिस्सों में तोड़ती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर की लाइन थी तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बच जाता है, ये टोटल लाइन 2 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बच जाता है। तो वाकई ही फिर अगर ये पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, जिसे हम P कह लेते हैं और इसे B कह लेते हैं और इसे C कह लेते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वही बात है कि P ने परपेंडिकुलरली काटा है BC को, तो P मिड पॉइंट बनेगा। और ये क्या है, हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ही आपको पता होता है कि 2 हिस्सों में तोड़ना, ठीक है। तो BC यानी B से लेके P तक का डिस्टेंस भी सेम होगा, P से लेके C तक का डिस्टेंस भी सेम होगा। तो वाकई ही BC जो है वो P जो है वो मिड पॉइंट है BC का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से पता चली और ये बात हमने देख भी ली। OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि ये जो OP है राइट बाइसेक्टर है BC का। तो इसी तरह से AC भी किया जा सकता है, AB और AC भी किया जा सकता है, तो यही चीज़ प्रूफ होगी। और आप ये बात जानते भी हैं कि O एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तमाम लाइनें आके मिल रही हैं, ठीक है। अगर आप तीनों जो है वो एंगल से बाइसेक्टर ड्रॉ करें, राइट बाइसेक्टर, तो यही बात यहाँ भी लिखी हुई है, हैंस राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल्स आर कनकरेंट, ठीक है, कनकरेंट।
ऑल दैम्स मीट इन वन पॉइंट, तो और तमाम एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, और वो पॉइंट कहाँ कौन सा है जहाँ पर ये मिल रहे हैं, ओ। तो बड़ा ही आसान थ्योरम था लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम था, और आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलें अब जो है हम अपना सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1 कहते हैं कि प्रूव डैट इन एन एक्यूट ट्राइंगल द सर्कम सेंटर फॉल्स इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, अब इस सवाल को समझने के लिए पहले थोड़ी सी कंडीशनें समझनी पड़ेंगी, थोड़ी सी चीज़ों को समझना पड़ेगा। सवाल छोटा है, आसान है, लेकिन बस थोड़ी सी चीज़ों को और कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना होगा कि सर्कम सेंटर क्या होता है, और साथ ही साथ जो है वो हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है। ये सवाल मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है वो दिखा दिया, ठीक है आपको। तो वही लिखा हुआ है, प्रूव डैट इन एन एक्यूट एक्यूट ट्राइंगल द सर्कम सेंटर फॉल्स इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, कैसे क्या है, सबसे पहले तो आप एक्यूट ट्राइंगल समझ लीजिए, उसके बाद सर्कम सेंटर समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको सवाल खुद ही आ जाएगा, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके पास मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के लिए ज़रूरी है बस 3 एंगल हो। अब किस तरह का शेप बना हुआ है ट्राइंगल का ये ज़रूरी नहीं है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ठीक है, और साथ ही साथ ये शेप भी ट्राइंगल है, ठीक है, ये शेप भी ट्राइंगल है। अब ऐसा नहीं है कि इसको ट्राइंगल कहेंगे तो इसको ट्राइंगल नहीं कह सकते, इसको ट्राइंगल, तीनों ही ट्राइंगल है। फ़र्क करना है तो कैसे करेंगे कि कौन सा राइट ट्राइंगल है, कौन सा एक्यूट ट्राइंगल है, कौन सा एब्ट्यूज ट्राइंगल है, और ठीक है। तो राइट ट्राइंगल देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिर एक्यूट बता दूंगा। तो राइट ट्राइंगल आपको पता है जिसमें एक एंगल 90 का हो। अच्छा, 90 का ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, पर बिल्कुल परपेंडिकुलर है एक एंगल दूसरे एंगल के, तो ये 90 का एंगल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास राइट ट्राइंगल। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं एक्यूट ट्राइंगल कौन सा है, तो इसे मैं लिख देता हूँ, आर से लिख दिया राइट और टी से लिख दिया ट्राइंगल, ठीक है। चलें पूरी स्पेलिंग लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक्यूट क्या होता है? एक्यूट ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई भी एंगल 90 का ना हो, यानी अगर ये वाला एंगल निकालें तो 80 का आ जाए, ये वाला एंगल निकालें तो 70 का आ जाए, और ये वाला एंगल निकालें तो 85 का आ जाए, ठीक है। लेकिन कोई भी एंगल 90 का ना आए। हाँ, तीनों एंगल का सम तो जो है 180 ही रहेगा, लेकिन ये मैंने जो है वो रफ लिखा है, ठीक है। इनका सम करें, क्या पता 180 आए या ना आए, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कशन इस चीज़ पे कर रहे हैं कि कोई भी एंगल 90 का नहीं होना चाहिए एक्यूट एंगल में, एक्यूट ट्राइंगल में। तो एक्यूट ट्राइंगल की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो क्या बताएंगे कि वो ट्राइंगल जिसके अंदर कोई भी एंगल 90 का ना हो, ठीक है। ये एक्यूट ट्राइंगल नहीं है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का है, ये एक्यूट ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक्यूट ट्राइंगल है क्योंकि इसके अंदर एक एंगल 90 का आ रहा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपके पास एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है। अब ये ट्राइंगल कौन सा है इसके ऊपर डिस्कस हमें ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि हमें सिर्फ एक्यूट को देखना था। अच्छा, अब सर्कम सेंटर क्या होता है? देखिए, सर्कम सेंटर ये होता है कि एक आपके पास सर्कल बन रहा है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल बन रहा है, तो वो सर्कल और ट्राइंगल का जो सेंटर होगा ना, वो सर्कम सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक आपके पास सर्कल बन रहा है, उसके अंदर ट्राइंगल बन रहा है, और दोनों का जो सेंटर होगा ना, यानी ट्राइंगल का सेंटर और सर्कल का सेंटर, इसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं। याद रखिएगा भी, ठीक है। यहाँ कह लीजिए सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर कहलाएगा इस कंडीशन में। इसमें कहते हैं कि ये आपके पास सर्कम सेंटर जो है ना, यानी आपके पास एक एक्यूट ट्राइंगल है और ये आपके पास जो है वो ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया, ये एक सर्कल हो गया। तो जो आपके पास सर्कम सेंटर है वो ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए, ये कह रहे हैं आपको, और ये आपने प्रूव करके बताना है कि जो सेंटर है सर्कम सेंटर वो ट्राइंगल के अंदर बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब हम चीज़ें ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्री में तो कभी कभार कुछ चीज़ें बाहर भी जा रही होती हैं, कुछ चीज़ें अंदर होती हैं। तो कोई चीज़ अगर सर्कल के अंदर, हमें वो बात प्रूव करके बतानी है। चलें, तो ये आप बात समझ गए होंगे। तो वही करना है, आपने बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए जहाँ पर तीनों बाइसेक्टर्स या दो बाइसेक्टर्स मिल रहे होंगे। वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जो है वो सर्कल का, वो जो है हमारे पास ट्राइंगल का सेंटर हो जाएगा, जिसे हम सेंट्रॉइड भी कहते हैं। और फिर वही सेंट्रॉइड जो है या वही कंकरेंट पॉइंट जो है वो सर्कल का सेंटर भी होगा। हम पीछे इतनी बार जो है इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल में आपको समझाता रहता हूँ। तो डिटेल में समझाने का यही मकसद होता है कि छोटी छोटी बात आपको आ जाए और फिर जो है वो समझ में आ जाए। अच्छा, लिखा हुआ है कि ड्रॉ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए सबसे पहले, ठीक है। ट्राइंगल की बात है तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। समझिए ये डायग्राम नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको बताता चाह रहा हूँ वो अस्यूम करते जाइए। तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं।
ABC, ठीक है। अच्छा, ये बोर्ड पे मैं यूँ नहीं कराता हूँ क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं होता कि मैं इतना सारा जो है वो वहाँ पे लिख सकूँ। हो सके तो मैं लिख भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर एक एक लाइन मिटाकर अगली लाइन लिखनी पड़ेगी। और अब देखते हैं कि एक लाइन पीछे वाली लाइन से जुड़ी हुई होती है, तो अगर मैं मिटाऊंगा और फिर दूसरी लाइन लिखूंगा तो फिर वो जो लाइन मैंने पहले लिखी होगी वो तो मिटा दी जाएगी, तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे। तो इसीलिए इस पर समझाना पड़ता है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसको देख कर इसको मुझे आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी तरीके से बात समझा दूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। हज़ारों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने वीडियो देखनी है, तो अपनी पूरी जो एफर्ट है मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, आप अच्छी तरीके से इसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे, ABC। अब करते हैं हम ड्रॉ PQ। PQ क्या है? PQ हमारे पास एक बाइसेक्टर होगा। देखिए कह रहे हैं कि ड्रॉ राइट बाइसेक्टर PQ ऑफ AB। तो जो PQ बाइसेक्टर होगा ना, वो AB को मिड पॉइंट दरमियान से काटेगा आके। बाइसेक्टर का काम ही होता है कि दो हिस्सों को तोड़ देना। ये आ गया आपके पास एक बाइसेक्टर PQ। AB को काट रहा है, एंगल आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये 90 का है, ठीक है, ये 90 का है। इस तरह से बना लीजिए, अगर L बन पा रहा है तो 90 का एंगल है, वरना नहीं होगा। और आपको पता है कि अगर PQ ने AB को बाइसेक्ट किया है तो साथ ही साथ दो हिस्सों में भी तोड़ा होगा, ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी है। अच्छा, ओपन द कंपस मोर देन हाफ ऑफ AB फ्रॉम सेंटर्स A and B, draw arc on the both sides of AB intersecting each other at P and PQ and produce it beyond P and Q। देखें यहाँ पर अब कंपस का काम आ गया है। अब हमें कंपस से कुछ चीज़ों को जो है वो ड्रॉ करना था। अब यहाँ पर तो पहले से ही चीज़ों को ड्रॉ करके दिखाया गया है, लेकिन सिंपल से ये बात समझ लीजिए कि A और B जो है ये बीच में से टूट रहे हैं, ये बेसिक बात इसमें बताई जा रही है। सिर्फ ये लाइन जो है वो थोड़ी सी हमें करनी थी, ठीक है, तो वो मैंने आपको यहाँ बता दी है कि A और B बीच में से दो हिस्सों में टूट रहे हैं। अच्छा, आप देखें नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ड्रॉ राइट बाइसेक्टर RS ऑफ BC। अब RS एक बाइसेक्टर होगा और जिस साइड को तोड़ेगा वो BC साइड होगी, तो ये आपके पास RS है, ठीक है, और ये BC आपके पास साइड है। देखें 90 पे काटा है RS ने। ये शेप नहीं देखिए, ये कॉन्वेक्स शेप जो बनी हुई है ये नहीं देखिए, ये जो बस एक RS लाइन बनी हुई है इसके ऊपर फोकस बनाए रखिए। तो ये RS एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी और BC आपके पास क्या है, साइड है। तो ये RS ने BC को किस पॉइंट पे तोड़ा है, इस पॉइंट पर तोड़ा है और परपेंडिकुलरली तोड़ा है और 90 के एंगल पे तोड़ा है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास एक चीज़ हो गई, ठीक है। चलें अब आगे जो है वो मूव करते हैं और आगे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, आगे कैसे हम फ़र्क करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इस चीज़ को जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब जो है हमें आगे क्या कह रहे हैं, ये आगे कहते हैं कि RS आपको मैंने बता दिया जैसे कि। अच्छा, इसी तरीके से आपको पता है मैंने आपको एक बात बताई थी पीछे भी, बहुत बार बार पढ़ाता हूँ कि जब आप राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं और राइट बाइसेक्टर जहाँ पर आके मिलते हैं, देखिए यहाँ एक और भी राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ हो सकता था यहाँ से यूँ करके, लेकिन यहाँ सिर्फ दो ही ड्रॉ करें हमने। जिस पॉइंट पर तीनों बाइसेक्टर या दो बाइसेक्टर्स आपस में मिल रहे होते हैं, उस पॉइंट से लेकर यानी उस सेंटर के पॉइंट से लेकर तमाम वर्टेक्स तक के पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होता है। यानी फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ये तीनों बाइसेक्टर्स आके मिलेंगे, अगर तीसरा भी ड्रॉ किया जाए तो यहाँ से लेकर ए तक का, बी तक का डिस्टेंस भी सेम होगा, यहाँ से लेकर ए तक का भी डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से लेकर सी तक का। ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जब आप ये काम करोगे, ये काम करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जब आप दूध पत्ती को मिलाएंगे और पानी या चीनी डालेंगे तो चाय बन जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना, दूध को मिलाया, पत्ती को मिलाया, चीनी को मिलाया और आपके पास सालन बन गया, या चिकन कढ़ाई बन गई, या बिरयानी बन गई। ऐसा तो कभी होगा नहीं। अगर आप 1000 बार भी इस चीज़ को करके देखें तो यही चीज़ पॉसिबल रहेगी। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि अगर तीन बाइसेक्टर बनाओगे, एक ट्रायंगल होगा जिस पॉइंट से पे वो आके मिलेंगे, वो मिड पॉइंट होगा और वो जो है वो सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, या वो जो है वो ऑर्थो सेंटर होगा और वहाँ से लेकर तमाम वर्टेक्स तक का डिस्टेंस सेम होगा। ये बात भी एक अंडरस्टूड है और थ्योरम है। तो तीन बाइसेक्टर बनाए, यहाँ पर ओ पे आके मिले, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस सेम, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस सेम, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस सेम आएगा, ठीक है। ये बात आपको नीचे बताई जाएगी, तो कंफ्यूज ना हो और क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ पाए तो इसलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है। चलें तो आगे कहते हैं कि राइट बाइसेक्टर PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O।
दोनों बाइसेक्टर्स कहाँ पर आके मिल रहे हैं? ओ पॉइंट पर। अच्छा अब देखें बाइसेक्टर्स को देख लेते हैं। पी क्यू एक बाइसेक्टर्स, आर एस मिलते कहाँ पर हैं? अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि पी क्यू आर एस ये दोनों बाइसेक्टर्स ओ के अलावा भी कहीं और मिल रहे हैं, तो आप इसे जिस भी तरह से चेक करें वो नहीं मिल पाएंगे कहीं और पर, वो सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेंगे ओ पर। तो ये आप देखें ओ पर ही मिल रहे हैं, ठीक है। चलें आपकी आसानी के लिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा अब आगे देखें, नाउ विद द सेंटर ओ एंड रेडियस इक्वल टू ओ ए और ओ बी, एम का मतलब है मेजरमेंट, यानी लाइन को मेजर करें तो सेम डिस्टेंस आएगा, और ओ सी ड्रॉ अ सर्कल। फिर कहते हैं कि ये जो है ना ये आ गया आपके पास ओ सेंटर, ओ क्या आ गया? सर्कल का सेंटर, यानी सर्कम सेंटर आ गया। अब इस ओ से लेकर ना ए तक का डिस्टेंस पता करेंगे, सेम आएगा। इस ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस पता करेंगे, सेम आएगा। इस ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस पता करेंगे, सेम आएगा। और ये ओ अगर सेंटर है, ए अगर सर्कल पे बनने वाला एक पॉइंट है, तो फिर सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, रेडियस होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को फिर रिवाइज कीजिएगा, और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सर्कल के सेंटर का सेंटर और किसी भी बाउंड्री यानी सरकमफेरेंस तक का जो आपके पास डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस। अब ये ए पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ बन रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये जो है वो सर्कल के सरकम सेंटर पे, सर्कल के सरकमफेरेंस पे बन रहा है। सरकमफेरेंस क्या होता है? सर्कल की बाउंड्री को सरकमफेरेंस कहा जाता है। तमाम चीज़ें बहुत डिटेल में जाके समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मेरी बात आप ये समझें, ये तमाम चीज़ें पढ़ने का क्या फ़ायदा है? अक्सर हमारा दिमाग इस चीज़ को अक्सर हमारा दिमाग इस चीज़ का जो है हमसे सवाल करता है कि आप ये इतनी मुश्किल चीज़ें पढ़ रहे हैं, इतनी मुश्किल चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ये इस्तेमाल कहाँ होती हैं? अक्सर मजाक भी बनाया जाता है इन चीज़ों का, और अक्सर जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हम इतनी हार्ड चीज़ें क्यों याद रखें, ये कहाँ इस्तेमाल होती है। अक्सर आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा, अगर आपने कभी भी कोई क्लास ली है और पढ़ा है, तो मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता कि अगर आपके आपके दिमाग में सवाल नहीं आया होगा, ज़रूर ही सवाल आया होगा। तो देखें ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छी तरह बात समझ में आएगी। ये एक पेपर है, ये दुनिया में बच जाने वाला सिर्फ वाहिद पेपर है, ठीक है, अज्यूम करें। अब इस पेपर की कीमत कितनी होगी? मतलब दुनिया में कोई भी पेपर अब नहीं बचा रहा है, सिर्फ ये आखिरी पेपर बचा है दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ ये वाहिद पेपर है। अब ये पेपर वाहिद पेपर है दुनिया का। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना बहुत सारे मुल्क हैं और उधर जो है वो म्यूजियम मौजूद है, तो हर एक छोटा छोटा सा टुकड़ा ना, एक छोटा छोटा सा टुकड़ा हर मुल्क में चला जाए, हर मुल्क में पहुंच जाए। तो मैं ऐसी कैलकुलेशन करूंगा, इसको इस तरह से काटूंगा कि हर मुल्क को कुछ ना कुछ छोटा सा टुकड़ा मिल जाए पेपर का, क्योंकि ये दुनिया का आखिरी पेपर बचा है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं दुनिया में आखिरी होती हैं और दो दो जगहों पे बेची जा रही होती है। तो अगर मुझे कैलकुलेशन आती होंगी ना, ये कैलकुलेशनें आती होंगी और ये चीज़ें आती होंगी, तो मैं इस पेपर को इस तरह काट सकूंगा कि तमाम मुल्कों को ये एक पेपर भेजा जा सके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। तो यही बात होती है। अक्सर आप देखते हैं कि आपको कोई चीज़ मिलती है, आपका भाई हो और आप दोनों को एक ही चीज़ मिले खाने की, तो आप लोग इक्वल जो है वो डिवाइड करते हैं ताकि इंसाफ हो। तो वो क्यों इक्वल डिवाइड करते हैं, और आपको कैसे पता चला कि इक्वल डिवाइड करना है? आपने कैलकुलेशनें की, आपको कैलकुलेशन करना आ गई कि किस तरह से एक चीज़ को दो हिस्सों में तोड़ते हैं और कैसे इंसाफ होता है। तो ये तमाम कैलकुलेशनें होती हैं जो कि हम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में और ब्रिज बनाते वक्त, मुख्तलिफ चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते वक्त। तो ये बात याद रखिएगा, हर पॉइंट को बहुत गौर से देखा करें, हर पॉइंट को समझा करें। मैंने भी इस चीज़ पे बड़ा ध्यान दिया है, जब जाके ये थ्योरम्स मुझे आज आ रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरम ज़रूर कीजिए, वरना ये मुश्किल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया था ओ तक। अच्छा अब यहाँ तक बल्कि तीसरी लाइन भी करा दी थी मैंने, ठीक है। तो कि ओ से लेकर आप जितना भी डिस्टेंस निकाल लें तमाम सेम आएगा। तो यही बात लिखी हुई है कि दिस सर्कल पास थ्रू द वर्टेक्स ए बी सी, यही कह रहे हैं कि ये सर्कल जो है वो ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास हो रहा है, यानी जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है, यानी जहाँ पर दो लाइंस आकर मिल रही है वो वर्टेक्स बनता है। तो जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है वही जो है वो सर्कल के ऊपर बन रहा है, सर्कल की बाउंड्री सरकमफेरेंस पे बन रहा है। यानी ए देखें, ये भी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे बन रहा है, बी भी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे, सी भी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे बन रहा है। तो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, ओ से लेके बी, ओ से लेके सी, तो यानी ये एक सेंटर है, ठीक है। और ये एक आपके पास क्या है? सेंटर है, और यहाँ से जो आप डिस्टेंस निकालने वो रेडियस है, ठीक है। अच्छा तो यही बात यहाँ भी लिखी हुई है, हैंस इज द रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ए बी सी जो है वो सर्कम सर्कल है,
और ये ओ जो है वो आपके पास सेंटर का पॉइंट है। ठीक है, एक डिटेल में चला गया मैं बहुत ज़्यादा, आपको मैंने डिटेल में समझा दी ताकि बात अच्छी तरीके से मेरी आपको समझ में आ जाए। ट्रेपीज़ियम, इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में समझाया था ट्रेपीज़ियम की शेप, अक्सर इस्तेमाल नहीं करते आप ट्रेपीज़ियम, तो इसमें भी बता दूंगा। आइसोसेलेस ट्रेपीज़ियम क्या होता है ये भी बता दूंगा। ठीक है, और इसे फिर इस थ्योरम को भी इंशाल्लाह मैं अभी कराता हूँ आपको। ठीक है, चलें इस थ्योरम को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि कहते हैं कि प्रूव डेट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द फोर साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर कनकरेंट। देखिए कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा है, कनकरेंट लिखा हुआ है, अगर थोड़ा सा आप फोकस कर लेंगे देखें। ठीक है, कनकरेंट लिखा हुआ है। ठीक है, कनकरेंट। ट्रेपीजियम क्या होता है ये समझ लीजिए, उसके बाद तो आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। शेप है ये एक हमारे पास, वैसे तो ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, अच्छा मैं जो यहाँ ट्रेपीजियम बनाऊंगा वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये इस तरह की शेप नहीं होती इसकी। ठीक है, इसमें बड़ा ध्यान रखना होता है ट्रेपीजियम को बनाते हुए। तो ट्रेपीजियम की सबसे पहली जो पहचान है वो ये है, एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम अगर नहीं हो तो उसमें क्या होता है कि आपके पास दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। जैसे कि ये ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, तो ए बी जो है आपके पास पैरेलल होगी सी डी के। ठीक है, ये होती है ट्रेपीजियम की डेफिनेशन। लेकिन अगर इन्होंने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहा हुआ है तो ये ए सी और बी डी आपस में बराबर होगा। ठीक है, ए डी ए सी और कॉन्ग्रुएंट होगा बी डी के। तो ये होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कि जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, जैसे ए बी पैरेलल हो सी डी के, और दो साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, ए सी कॉन्ग्रुएंट हो बी डी के। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, लिख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, प्रिजर्व कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा ताकि बाद में भी याद रहे। तो इसमें फोर जो है आपके पास बाइसेक्टर्स बन रहे हैं, राइट बाइसेक्टर्स। तो राइट बाइसेक्टर्स आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर कट करें और दो हिस्सों में तोड़ दें आके चीज़ों को। अच्छा ये जो शेप है ना थोड़ी सी ऐसे रखी हुई है, आपको ऐसे नहीं समझिएगा कि सामने की तरफ रखी हुई है। ठीक है, ये थोड़ी सी ऐसे रखी हुई है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा इसको आसानी रहेगी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर राइट बाइसेक्टर्स, चार राइट बाइसेक्टर्स हैं। कौन कौन से? एस आर, ये रहा आपके पास एस क्यू, सॉरी एस क्यू और क्यू एस। इस जो ये वाला बाइसेक्टर से इसको दो बार लिया गया है क्योंकि ये बाइसेक्टर जो है ना वो दो लाइन को परपेंडिकुलर कट कर रहा है। एक लाइन डी सी को भी काट रहा है और ए बी को भी काट रहा है, तो दो लाइन्स को परपेंडिकुलर काट रहा है, तो दो बार लिया जाएगा इसे। एक एस आर एस क्यू ए बी के लिए और एक क्यू एस डी सी के लिए। आर टी जो है वो आपके पास सी डी को परपेंडिकुलर काट रहा है। देखें ये परपेंडिकुलर है, ये बताया था मैंने आपको। शेप थोड़ा यूँ रखा हुआ है तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा, अगर ऐसा होता तो बिल्कुल प्लेन नज़र आता। और पी एल, ये पी एल है, ये भी एक आपके पास ट्रेपीजम है, सॉरी ये भी एक आपके पास राइट बाइसेक्टर है। तो ए बी सी इस आइसोसेलेस ट्रेपीजम। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजम मैंने समझा दिया कि दो साइड्स पैरेलल हो, और डी ए देखें तो सी बी के बराबर ही है, तो दो साइड बराबर भी आ रही है। प्रूफ क्या करना है कि ये चारों जो आपके पास राइट बाइसेक्टर्स हैं एक जगह पे मिल रहे हैं आके, यानी कंकरेंट है। तो किधर मिल रहे हैं? ऊपर। ये तो पहले से ड्रॉ है तो आपको पता है, लेकिन ये बात हमें लिख के बतानी होगी। ठीक है, तो इस बात को लिख के भी बताते हैं, चलें। ठीक है, जो बोला जाएगा उस चीज़ को करेंगे इंशाल्लाह। कंस्ट्रक्शन करें सबसे पहले। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप? कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि ड्रॉ राइट आइसोसेलेस ट्रेपीजम। तो एक आइसोसेलेस ट्रेपीजम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो आप। ठीक है, फिर करेंगे टू ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ए बी विथ बी एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी थ्रो ड्रॉ आर्क्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ ए बी। अच्छा तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना आप एक ए बी है उसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। ए बी आपको नज़र आ रहा है, राइट बाइसेक्टर एस क्यू ड्रॉ करा जा रहा है, फिर रेडियस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कहते हैं नाउ विथ ए एज अ सेंटर एंड ए जो है वो हमारे पास अब सेंटर कह रहे हैं इसे। अब किस तरह करें ये देख लेते हैं। नाउ विथ ए एज अ सेंटर एंड विथ द सेम रेडियस ड्रॉ आर्क्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ ए बी कटिंग प्रीवियस आर्क्स एट एस एंड क्यू। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि ये एस और क्यू है, ये ए बी को भी काट रहा है और डी सी को भी काट रहा है। सॉरी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ,
ये एस और क्यू है, ये ए बी को भी काट रहा है और डी सी को भी काट रहा है, तो ये कॉमन बाइसेक्टर है। बस जब डी सी को काटेगा तो क्यू एस कह लेंगे, ठीक है, और जब ए बी को काटेगा तो एस क्यू कह लेंगे। तो कहते हैं कि ज्वाइन एस एंड क्यू, एस और क्यू को ज्वाइन कर दिया, लाइन ये आपको पहले से ही लाइन ड्रॉ करके दी हुई है, ठीक है, तो इसे ज्वाइन कर दिया। इज द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी ऑल्सो सी डी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी और सी डी दोनों लाइन को कौन सा बाइसेक्टर काट रहा है, तो आप बोलेंगे सर सेम ही लाइन, सेम ही बाइसेक्टर है जो दोनों को काट रहा है, जिसे हम कहेंगे एस क्यू या क्यू एस कह लीजिए, ठीक है। अब कहते हैं कि रिपीट स्टेप 2 and 4, ड्रॉ पी एल एंड आर टी द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टली। तो जो काम आपने ना यहाँ पर किया है ना, जो काम आपने यहाँ पर ए बी और डी सी के लिए किया है, या जो काम आपने एस क्यू के लिए किया है, उसी को आपको ना आर टी के लिए भी करना है और पी एल के लिए भी करना है, तो सेम चीज़ें दोबारा लिखी जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट इस तरह कर लेते हैं कि जब यानी मैथ में जब हमारे पास एक ही चीज़ बार बार हो रही होती है ना, तो हम सिमिलरली लिखकर डायरेक्ट आंसर लिख रहे होते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ बार बार होगी, तो इसलिए सिमिलरली लिखकर यहाँ हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। अच्छा, कहते हैं कि एस क्यू आर टी एंड पी एल आर राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड। तो आपको पता है कि ये राइट बाइसेक्टर हैं, ठीक है, पी एल आर टी और एस क्यू, ठीक है। और यहाँ पर ए बी एंड सी डी, ए डी बी सी रिस्पेक्टली। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कौन किसका बाइसेक्टर है। तो आर टी जो है वो, यहाँ टी आर जो है वो बी सी का बाइसेक्टर है, और ए बी का बाइसेक्टर एस क्यू है, और डी सी का, डी ए का बाइसेक्टर पी एल है। ये बात यहीं लिखी हुई है, ठीक है। और ए बी सी वो जो है आपके पास ए बी सी डी एक आइसोसेलेस ट्रेपीजम है, ठीक है, ट्रेपीजम समझ गए आप। इट मे बी noted that right bisectors of trapezium A, B, C, D pass through O, so they are concurrent। तो फिर हम ये चीज़ नोट कर सकते हैं तमाम कैलकुलेशन, तमाम चीज़ों को देखने के बाद, कि तमाम ही जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो एक पॉइंट पर आके मिल रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा पॉइंट है, तो आप बोलेंगे सर वो ओ पॉइंट है। इस पॉइंट के अलावा कहीं भी ये तीनों लाइन आपस में नहीं मिल रही हैं, ठीक है, या चार कह लीजिए, क्योंकि एक ही लाइन को दो बार देखा है हमने, एस क्यू और क्यू एस। तो ये चारों लाइन एक ही जगह पर आके मिल रही है, चारों जो है वो राइट बाइसेक्टर्स। समझ लीजिए एक लाइन बनाई थी, फिर दूसरी लाइन उसके ऊपर बनी है डी सी वाली और ए बी के लिए, तो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यानी ये कंकरेंट होगा। यानी कंकरेंट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि जहाँ पर तमाम लाइन, एक दो या तीन चार लाइन, दो से ज़्यादा लाइन समझिए, तीन या चार लाइन जिस पॉइंट पर आके मिले हैं उसे कंकरेंट कहते हैं उस पॉइंट को। तो ये पॉइंट तो अब कंकरेंसी है, ठीक है। चलें अब जो है वो आखिरी सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रूव दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, आपने मीडियन पढ़ लिया, आपने जो है वो बाइसेक्टर पढ़ लिया, राइट बाइसेक्टर। देखें, एल्टीट्यूड ये हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो कि एंगल्स तो निकलती है और सामने वाली साइड को काटेगी, ठीक है, जैसे कि बाइसेक्टर कर रहा था और मीडियन कर रहा था। लेकिन ये लाइन दो बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ती है। मतलब अगर ये ए से एक लाइन आई है ना निकल कर, जिसे हम ए बी कह लें, ए ई कह लें, तो इस ए ई लाइन ने ना बी सी को दो हिस्सों में बराबर नहीं तोड़ा होगा, यानी मिड पॉइंट पे नहीं तोड़ा होगा, थोड़ा फर्क से काटा होगा। बताया तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा मिड पॉइंट पे तोड़ा है, लेकिन ये मिड पॉइंट पे इसने नहीं तोड़ा होगा, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड की क्या डेफिनेशन है कि वो लाइन जो किसी एक एंगल से निकले और सामने वाली साइड को मिड पॉइंट के अलावा कट करे, ठीक है, ये एल्टीट्यूड होती है। दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं, वैसे तो आपको यहाँ पर 5 ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, बल्कि ज़्यादा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे होंगे। तो हमें सिर्फ दो ही ट्रायंगल देखने हैं, एक ये ए बी सी वाला और एक ये पी आर पी क्यू वाला, या पी आर क्यू वाला, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो बस ये दो ट्रायंगल देखिएगा, इसी को देखकर सॉल्व करेंगे। तो ये जहाँ पर, इसमें भी एक ही चीज़ है, इसमें भी ये चीज़ सेम है कि जहाँ पर ये एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड्स मिलती हैं, उसे कंकरेंट कहा जाता है उस पॉइंट को, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी, ठीक है, कंकरेंसी, ठीक है। तो अब हमने ये बात प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ करना है। गिवन क्या हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ए ई बी डी और सी एफ भी आपको गिवन है, ठीक है। ये है क्या, ये ए ई एल्टीट्यूड है, सी एफ ये भी एल्टीट्यूड है, और बी डी ये भी एल्टीट्यूड है, ठीक है। चलें आप आगे देखते हैं ये क्या है।
आगे कहते हैं कि थ्रू ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्मिंग ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा देखिए, पी क्यू आर क्या कर रहा है, पी क्यू आर ये कर रहा है कि ये जो आपके पास पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इसकी जो साइड्स है वो दूसरी साइड के अपोजिट है और पैरेलल है दूसरे ट्राइंगल की। मतलब जैसे कि देखें, ये पी क्यू जो है ये अपोजिट है किसके, बी सी के। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखें ये पी क्यू जो है ये अपोजिट है बी सी के। अपोजिट होने के साथ साथ क्या है, ये पैरेलल भी है। पी क्यू अपोजिट है बी सी के और पैरेलल भी है, ठीक है, यही बात कह रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरह से मैं आपको अगर एक और साइड दिखाऊं तो ये बी आर पैरेलल है किसके, सी ए के। अब अपोजिट तो है, अब कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, यानी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये देखेंगे हम अभी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये कहते हैं कि थोड़ा सा मैं इसमें फोकस बना देता हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि नाउ आर ए इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। देखिए कॉन्ग्रुएंट अलग होता है, कनकरेंट अलग होता है, मिलती जुलती प्रोनाउंसिएशन है लेकिन अलग अलग करिएगा। तो आर ए कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है बी सी के, सिंस आर ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा आर ए कह रहे हैं कि बी सी के बराबर है, कैसे, चलें देखें। अगर मैं आपको बोलूँ इसमें पैरेललोग्राम बन रहा है कौन सा, आर बी सी ए, तो आप समझ जाएंगे हाँ सर पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम में मैंने क्या बताया था आपको कि आर बी, ये आर बी जो है यानी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये बताया था ना। तो आर बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। तो यही बात की है ना, आर बी आर सी बराबर है क्योंकि एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। इसी तरह से नीचे भी कहा है कि ए क्यू बी सी ये बराबर हैं सिंस ए बी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। अब देखें ए बी सी क्यू, ये एक पैरेललोग्राम आपको नजर आ गया होगा, ठीक है, ए बी सी क्यू। अच्छा ए बी बराबर है किसके, क्यू सी के। क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो ए क्यू बराबर है, ये वाला ए क्यू बराबर है बी सी, ए बी क्यू सी भी बराबर होगा और ए क्यू और बी सी भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। अच्छा यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लगाई गई है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि बी सी बराबर हैं तो बी सी को कंपेयर कर दिया गया। तो आर ए क्यू के बराबर है, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास आर ए है ये किसके बराबर है, हमारे पास ए क्यू के, ठीक है, ये प्रूफ्ड हो गया। अब देखें क्या कहते हैं, ए ई इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू। अब ए ई कहाँ है हमारे पास, ये ए ई देखें ये लाइन है वाकई ये आर क्यू के परपेंडिकुलर है, ठीक है, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब मिड पॉइंट है या नहीं वो नहीं बताया मैं। इसी तरह से कहते हैं कि ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अच्छा ए ई लाइन जो है यानी ए और ई लाइन जो है ये दो लाइन के लिए परपेंडिकुलर है, एक लाइन के लिए नहीं, दो साइड्स के लिए, बल्कि सॉरी दो साइड्स का ही है, ठीक है, दो साइड्स के लिए, ए क्यू के लिए और बी सी के लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये देखें परपेंडिकुलर दो साइड्स को काट रही है ए ई लाइन, एक बी सी लाइन को और एक आर क्यू लाइन को। आगे मूव करते हैं। तो ये लाइन हो गई हमारी। अब कहते हैं सिमिलरली बी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ आर पी। अच्छा बाइसेक्टर्स कह दिया है यहाँ पर, तो यानी यहाँ पर यानी आर क्यू जो है इसको ए ने मिड पॉइंट पे काटा हुआ है और परपेंडिकुलरली भी काटा हुआ है। सिमिलरली कह रहे हैं कि बी डी जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या राइट बाइसेक्टर कह लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लीजिए, बात एक ही होता है आरपी के। और सी एफ जो है वो सी एफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ क्यूपी। अब इसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये रहा आपके पास बी डी, ये बी डी लाइन जो है वो ए सी को भी काट रही है, ठीक है, परपेंडिकुलरली काट रही है, और ये ही बी डी लाइन जो है वो आर पी को भी काट रही है, ठीक है, यहाँ कहा था ना इन्होंने आर पी को भी काट रही है, तो बिल्कुल सही बात है, ये काट रही है। अब इसी तरह से नीचे सी एफ के साथ भी हो रहा है कि ये सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के और ए बी के भी, ये बात यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात तो साबित हो रही है। अब आपको पता है कि जहाँ पर ये तीनों परपेंडिकुलर लाइन मिलेंगी वो हमारे पास क्या क्या होगा, वो हमारे पास कनकरेंट पॉइंट होगा। तो ये यहाँ पर मिल रही हैं तीनों, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को कोई नाम नहीं दिया इन्होंने तो हम भी नहीं देते, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कहते हैं कि
सिंस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट एट अ पॉइंट कॉल द कंकरेंट, ठीक है, सरकम सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जहाँ पर ये तीनों लाइन मिल रही है ना, अगर यहाँ पर आप चाहे ना एक सर्कल भी बना सकते हैं, यूं कर कर एक सर्कल बना लीजिए, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट उस सर्कल के लिए सेंटर बन जाएगा, जैसे अभी मैंने पीछे करवाया था आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके ए तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से लेके बी तक का डिस्टेंस सेम, और यहाँ से लेके सी तक का डिस्टेंस सेम। तो चाहे तो यहाँ बना लीजिए या चाहे तो यहाँ बना लीजिए, ठीक है, दोनों जगह पे आप चाहे तो बना सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो सरकम सेंटर भी है और कंकरेंट भी है, यानी तीनों जगह पर आके मिलना है। जो जहाँ पर ये तीनों परपेंडिकुलर लाइन मिल रही होती है, वही जगह जो है हमारे पास सेंटर भी बन जाता है, और वही जगह, वही पॉइंट जो है वो कंकरेंट भी बन जाता है। तो ए ई और बी डी और सी एफ आर देयर फॉर कंकरेंट। तो ये बात साबित हो गई कि ए ई और बी डी और सी ई कंकरेंट है, यानी एक जगह पर मिल रही हैं तीनों लाइनें। तो यहाँ ओ पर मिल रही है, इसे ओ कह लेते हैं, ठीक है, ओ पॉइंट पे मिल रही है, और ये ओ ही सेंटर होगा अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं। वर्टेक्स ऑफ यानी वर्टेक्स जो है ट्रायंगल के, वो सर्कल की सरकमफेरेंस पर आने चाहिए, तो ये सेंटर बन जाएगा आराम से हमारे पास। तो ये चीज़ मैंने आपको करा दी। देखें, थोड़ा सा मैं डिटेल में गया ताकि आप लोगों के लिए अच्छी सी आसानी सी एक्सप्लेनेशन हो जाए और आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा था उस वक्त ये बता देता हूँ। ये आपको पता चल गया कि ये सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर 3 परपेंडिकुलर लाइन आके मिली, ठीक है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। अगर आप कोई ऐसा सर्कल बनाते हैं जो कि इन तीनों पॉइंट पर से गुजरे, यानी सर्कल की जो बाउंड्री है वो इन तीनों पॉइंट पर से गुजरे, तो इस सर्कल के लिए जो सेंटर होगा ना, वो ये पॉइंट होगा, ठीक है, वो ये पॉइंट होगा, वो ये पॉइंट होगा, ठीक है, ठीक है, वो ये पॉइंट होगा। तो यहाँ से लेके ए तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से लेके बी तक का, यहाँ से लेके डी तक का, ठीक है। तो ये बात मैं उस वक्त बता रहा था, शायद आपको बात थोड़ा सा मुश्किल हुई होगी समझने में, इसलिए मैंने लिख दी इस बात को, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं बोलता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, और मैं होप करता हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ मसला नहीं हुआ होगा समझने में, ठीक है। काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी डिटेल में जाकर मैंने आपको ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की। तो मैं आपके लिए यही उम्मीद करूँगा और दुआ करूँगा कि आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, अगर आप एक बार और वीडियो देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ 4 नोट्स बन गए हैं, इंग्लिश के, केमिस्ट्री के भी जल्दी बन जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, फिज़िक्स के भी बन गए हैं, और उर्दू के भी बन गए हैं, और इस्लामियत के भी बन गए, ठीक है। इन चारों की फ़ीस हमने जो है वो एक की 100 रखी है, चारों की तो 400 हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस आपको साल में एक बार देनी है, जिसमें नोट्स, वीडियो लेक्चर, ठीक है, और गाइड, और बुक का PDF, मॉडल पेपर का PDF, गैस पेपर का PDF, और टेस्ट सेशन का लिंक, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। फ़ीस सिर्फ साल में एक बार देनी होगी, ठीक है, पूरे साल में एक बार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। काफ़ी डिटेल में जाके चीज़ें समझाई। तो अगर कोई बात समझ ना आई हो तो एक बार वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि 10 बच्चे वीडियो देखते हैं तो सिर्फ जो है वो 2 सब्सक्राइब करते हैं, 8 नहीं करते। तो आप लोग भी सब्सक्राइब किया करें और दूसरों को भी कहा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।